नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन पर केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से कैराना मामले पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैराना से 346 हिंदू परिवार डर और भय से पलायन कर गए। इसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सांप्रदायिक वोट बैंक के लिए क्या कैराना के सच को दफन करने की साजिश हो रही है? क्या कैराना का सच दबाने से वहां से विस्थापित लोगों का दर्द मिट जाएगा? क्या कैराना को तोड़कर जीतेगा समाजवाद? कैराना का माहौल सही नहीं है। हर वक्त दहशत रात को हमारे पास फोन आते थे, धमकियां आती थी। बहुत ज्यादा डर, आज दिल धड़कता है यहाँ पर रहने से मेरा। मजबूर कर दिया गया हमें वहाँ से कैराना छोड़ने के लिए, धमकियां दी गई। किसी भी लड़की की शादी कैराना में ना हो। हिंदू ही क्यों, मुस्लिम क्यों नहीं गए? ये गवाही कैराना के दर्द की है। ये बेबसी उन परिवारों की है जो अपना घर बार छोड़कर कैराना से भाग निकले। ये तड़प उस बेबसी की है जिसे अब झूठा बनाने की साजिश हो रही है। मैं काजदुमा में यहाँ से अपना प्लान करने के चक्कर में लगा हुआ, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाऊं जब खतरा, ना पढ़ाऊं जब खतरा। अरे जो पीड़ित है उनसे पूछ के देखो, पीड़ा तो मैं बताऊंगी नहीं, दर्द तो मैं बताऊंगा अपना। तो हमारे दर्द है, जिसके दर्द नहीं वो क्या बताएगा कि मेरा दर्द है? क्या ये दर्द सिर्फ इसलिए झूठ बनाया जा रहा है क्योंकि ये अल्पसंख्यक नहीं, बिखर कर वोट करने वाले बहुसंख्यक हैं? जिन लोगों की फरियाद राज्य सरकार नहीं सुनती, उन पीड़ितों का दर्द आप सुनिए। गुजरात के सूरत में गुमनाम जिंदगी जी रहा यह परिवार अब से 2 साल पहले कैराना में रहता था और अब ये कैराना वापस जाने के सवाल पर क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। सर, जब कैराना छोड़ा तब ऐसे हालात वहाँ थे कि भाई हिंदुओं लोगों को जबरदस्ती अगर हुआ तो भाई भगा दिया जाए या उनकी जमीनों पे, जायदाद पे कब्जा कर लिया जाए। ऐसे हालात वहां पैदा कर दिए गए थे। कभी नहीं जाऊंगा कैराना में, तो नहीं जाऊंगा कभी भी। यही हाल कैराना के रहने वाले मित्तल परिवार का भी हुआ, जो कैराना में एक बड़े कारोबारी थे, लेकिन अब वो कोटा में किराए के मकान में रह रहे हैं। बिजनेस है सिनेमा का, तो फ्री में फिल्म देखनी, मना करो कि बदतमीजी स्टाफ के साथ, अपने साथ। तो पुलिस में जैसे गए, उन्होंने कहा जी देख लो जी, अपने हिसाब से हैंडल कर लो, और कभी भेज देते थे, पर हुआ कुछ नहीं आज तक। कहने को अखिलेश सरकार अब हिंदुओं के विस्थापन की जांच करा रही है। प्रशासन कैराना से विस्थापित हिंदू परिवारों की पड़ताल कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये सच दबाने की कोशिश तो नहीं। मुख्यमंत्री ये बताएगा इसमें 5 भी परिवार गए हैं, क्यों गए हैं वो, और मुख्यमंत्री ने 5 परिवारों के लिए क्या किया है? 3 दिन से पूरा प्रशासन के फोर्स वहां पर लगी हुई है, जा करके कह रही है ये मत कहना, ये मत कहना। कैराना से पलायन करने वाले 346 हिंदू परिवारों की लिस्ट जारी करने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने पास के ही कांधला से पलायन करने वाले 63 परिवारों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन कांधला की कौन सुने, जब देश में कैराना को ही झुठलाने की सियासत चल रही है। ये लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। चुनाव से पहले ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं, मथुरा में कामयाब नहीं हो पाए, अब ये कैराना ढूंढ रहे हैं, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार के एक्शन? मैं तो ये कह रहा हूँ, एक्शन जो होगा सरकार का वो होगा, कानून में जो होता है हम जांच कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई देरी किए हुए तुरंत ही एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही यहाँ जबरन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना क्षेत्र के कुछ लोगों का पलायन करने का मामला पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐसा प्रचार किया जैसे वहाँ मुसलमानों ने ही हिंदुओं को जबरन पलायन करने के लिए मजबूर किया हो। सवाल अब यह है कि आखिर क्यों कैराना को झुठलाने की कोशिश हो रही है? कैराना पर राजनीति से विस्थापित होने वाले परिवारों की क्या भरपाई हो पाएगी? तो क्या जीएसटी पर मोदी सरकार ने रणनीति बदल ली है और क्या ये बदली हुई रणनीति सफल हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल तक जो पार्टियां तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के साथ दिख रही थी, उनमें से कई पार्टियां जीएसटी के मामले में अब मोदी सरकार के साथ खड़ी हैं। यानी कुल मिलाकर जीएसटी के मुद्दे पर अब कांग्रेस अलग थलग दिख रही है। मोदी सरकार के लिए जीएसटी पर बदली हुई रणनीति कामयाब होती दिख रही है।
टीएमसी और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों को भरोसे में लेने के बाद अब जीएसटी के मोर्चे पर सरकार का पलड़ा भारी दिख रहा है। कोलकाता में जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि करीब करीब सभी राज्य इसके समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट और जीएसटी के ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति बनती नजर आ रही है और जीएसटी रेट की कैपिंग नहीं करने पर भी सहमति बन रही है। Virtually every state has supported the idea of GST. There's one state which has said that even though they have reservations on the GST, but they have how to make it implementable from their point of view, that is the state of Tamil Nadu, they have offered a few suggestions. हालांकि पहले मोदी सरकार ने जीएसटी के मामले में कांग्रेस को साथ लाने की पूरी कोशिश की। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से चाय पर चर्चा की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर जीएसटी पर बात की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस से बात नहीं बनने के चलते एनडीए ने अपनी रणनीति बदल ली और इस मामले पर कांग्रेस को अलग थलग करने का नया दांव चला। We will try to fix the next meeting sometime in the second week of July, by which time the two issues that the Empowered Committee decided, revenue neutral rate, what will that be, and the presentation that he has kindly indicated, the Chief Economic Advisor will come and make. And the second is the dual control, on which there was an agreement. मोदी सरकार के लिए राहत की बात यह भी है कि हाल में हुए चुनाव के बाद राज्यसभा में एनडीए सदस्यों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के सदस्यों की संख्या घटकर 71 हो गई है। जीएसटी को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू और बीजू जनता दल का भी समर्थन हासिल है। ऐसे में संसद के मॉनसून सत्र में जीएसटी के पास होने की उम्मीद बढ़ गई है। अब सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को भी जीएसटी पर अपना रुख बदलना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जीएसटी पर सरकार को कहां से कितना समर्थन मिल सकता है ताकि जीएसटी के लिए सरकार की राह आसान हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं। जीएसटी पर बहुमत के करीब है सरकार और टोटल जो सीट्स है 160, जिसमें एनडीए के 74 सांसद, समाजवादी पार्टी के 19, आरजेडी और जेडीयू के मिला के 12 हैं, तृणमूल कांग्रेस जो है उसके 12 सांसद और जो अन्य है उसके हैं 43। तो जाहिर है कि अब कहीं ना कहीं सरकार के लिए आसान राह नजर आ रही है, जो पहले एक चुनौती के रूप में सरकार के सामने जीएसटी बिल खड़ा था। बहरहाल जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से काले धन पर टैक्स चुकाने की अपील करते नजर आएंगे। सरकार ने 1 जून से काले धन को सफेद बनाने के लिए लोगों को 4 महीने का वक्त दिया है। प्रधानमंत्री मोदी काले धन की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के जरिए लोगों को इस विंडो का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे। विदेशों से काला धन लाने में नाकाम सरकार की नजरें अब देश के काले धन पर टिकी हैं और सूत्रों की माने तो खुद पीएम इस मामले पर सीधी नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत काले धन पर टैक्स चुकाने वाले लोगों को माफी देने का फैसला किया है। ये स्कीम 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 4 महीने के लिए चलाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस स्कीम को सफलता मिले। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के जरिए लोगों को इस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी से डिटेल प्लान भी मांगा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठाएं, ताकि सिस्टम में फैले काले धन को खत्म किया जा सके। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ये भी संदेश देंगे कि इस स्कीम के बावजूद काले धन को छिपाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से काला धन वापस लेने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सरकार कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई है। ऐसे में अब सरकार चाहती है कि कम से कम घरेलू काला धन सिस्टम से हटाया जाए। अब देखना होगा कि सरकार अपनी इस मुहिम में कितनी कामयाब होती है। असीम मनचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। आपके किस विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का सीएम केजरीवाल का दाव उल्टा पड़ गया। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में उपचुनाव हो सकते हैं।
आपके 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में दिल्ली सरकार का बिल खारिज होने पर केजरीवाल ने राष्ट्रपति पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने इसे केजरीवाल की बौखलाहट बताया। राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते, ये कहने की बात है। राष्ट्रपति तक तो शायद फाइल भी नहीं जाती हो। ये राष्ट्रपति के नाम से सारा काम होता है। ये निर्णय MHA का लिया हुआ है, होम मिनिस्ट्री ने निर्णय लिया है। राष्ट्रपति के पास तो शायद फाइल भी नहीं जाती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट हिंदुस्तान के सामने आई है, ये हम सब देख रहे हैं। इस मामले में मैं नहीं समझता कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल केस बनता है या कोई राहत उन्हें मिल सकती है। राजनीति की बात अलग है। केजरीवाल ने 13 मार्च 2015 को आपके 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया। 19 जून 2015 को संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ वकील प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति से शिकायत की। 24 जून को दिल्ली सरकार ने 21 संसदीय सचिवों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखने का बिल पास किया। नजीब जंग ने बिल पर दस्तखत करने से इनकार किया। केंद्र से मंजूरी न लेने पर नोट लगाकर राष्ट्रपति के पास भेजा। 13 जून 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के बिल को खारिज कर दिया। सुरक्षा एजेंसीज ने एक बार फिर भारत में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया। वैष्णो देवी यात्रा पर भी आतंकियों की नजर है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि अमेरिका के ऑरलैंडो में हुए आतंकी हमले की तर्ज पर भारत में भी बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। ISIS से प्रभावित होने वाले जिहादी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें गृह सचिव, रॉ के अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल थे। बैठक में यह भी आशंका जताई गई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में लश्कर की मदद से किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। साथ ही वैष्णो देवी की यात्रा को भी निशाना बनाया जा सकता है। शनिवार को कटरा के पास झज्जर कोटली से एक बैग में सेना की वर्दी और जूते मिलने से सुरक्षा बलों में हड़कंप है। चीन के सैनिकों ने फिर भारत की सीमा में घुसपैठ किया और सेना ने मुंहतोड़ जवाब देकर चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जिले के यंगसे इलाके में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 250 सैनिक भारतीय सीमा में घुस गए। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये घुसपैठ 9 जून को हुई थी। 4 गुटों में बटे ये सैनिक करीब 3 घंटे तक भारतीय सीमा में रहे। भारतीय सेना के कड़े विरोध के बाद चीन के सैनिक वापस अपनी सीमा में लौटने को मजबूर हुए। पूर्वोत्तर में इस साल चीन के सैनिकों की घुसपैठ का ये पहला मामला है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों का अक्सर आमना सामना होता रहा है। चीन के साथ भारत का विवाद 64 साल पुराना है। इसका एक बड़ा कारण इंटरनेशनल बॉर्डर तय होना नहीं है। भारत मैकमोहन रेखा को सीमा मानता है, चीन इस रेखा को अवैध मानता है। भारत और चीन के बीच विवादित इलाका 4000 किलोमीटर का है। चीन महज 2000 किलोमीटर के इलाके को विवादित मानता है। तो आतंकी संगठन ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी के हवाई हमले में मारे जाने की खबर है। अरब के न्यूज एजेंसी अल अमक का दावा है कि रविवार को अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना के हवाई हमले में बगदादी की मौत हो गई। अरबी न्यूज एजेंसी अल अमक का दावा है कि रविवार को अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना के हवाई हमले में बगदादी की मौत हो गई है। एजेंसी के मुताबिक रक्का में रविवार को रमजान के 5वें दिन हवाई हमले में गठबंधन सेना को ये बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि अमेरिका ने अभी बगदादी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले सितंबर 2014 और अप्रैल 2015 में भी उसकी मौत का दावा किया गया। अबू मुसाब अल जरकावी की मौत के बाद बगदादी को ISIS की कमान मिली थी। 29 जून 2014 को बगदादी ने खुद को इस्लामिक स्टेट का खलीफा घोषित किया था। बगदादी 4 साल दक्षिण इराक के बुक्का में अमेरिकी जेल में रह चुका था। अमेरिकी जेल से उसे 2009 में रिहा किया गया था। तो मोदी पल्ली वेंकट नाम के एक शख्स ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ट्विटर पर फ्रिज ठीक करवाने की अपील की। सुषमा स्वराज ने जवाब भी दिया। मोदी पल्ली वेंकट ने सुषमा स्वराज और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान को टैग करते हुए ट्वीट किया। लिखा, सैमसंग कंपनी ने मुझे खराब फ्रिज बेचा है और अब वो इसे बदलने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जवाब दिया, भाई मैं फ्रिज के मामले में आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने में व्यस्त हूँ। सुषमा स्वराज विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद करने के लिए मशहूर हैं। ऐसे में मोदी पल्ली वेंकट ने भी उनसे फ्रिज के लिए मदद मांग ली। जब भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने सुषमा से कोच का पासपोर्ट जर्मनी में खोने पर मदद मांगी, उन्होंने मदद की। दुबई में कुछ लड़कियां बंधक थी। एक ट्वीट पर सुषमा ने दूतावास से संपर्क किया, लड़कियों को छुड़वाया। जयपुर में पाकिस्तानी हिंदू लड़की मशल को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में दाखिले की समस्या दूर करने का भरोसा दिया। सऊदी में समुद्री डाकुओं के चंगुल में फंसे वाराणसी के आकाश ने ट्विटर पर मदद मांगी, सुषमा ने मदद की।